हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ एकेडमिक प्रेजेंटेशन हो जाए, कुछ जी शैक्षणिक अकादमिक प्रस्तुतिकरण हो जाए, ताकि जी हम जी जी। कुछ फैक्ट्स को समझ भी पाए। अब ये इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमें पढ़ाया गया पॉलिटिकल साइंस में एक उसमें पठन सामग्री थी, पाठ्य सामग्री थी, रीडिंग्स जिसको कहते हैं बहुत सामान्य भाषा में, रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और वो किताब देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता और मिलन वैष्णव के द्वारा एडिट की गई किताब है, एडिटेड वॉल्यूम है। और प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर एंड आवर करंट एचओडी, प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम ने अपने पेपर पॉलिटिक्स इन इंडिया में ये पर्टिकुलर रीडिंग देके हमें इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में बृहद तौर पर समझने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम दिया। देखिए, जब कोई हम चॉइस बनाते हैं ना, तो एकेडमिशियंस आर सपोज्ड टू एंड आर एक्सपेक्टेड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। आप रैंडम, कैजुअल और बहुत लेमैन टाइप से चीजों को नहीं बता सकते, या बताना आपसे अपेक्षित नहीं है। तो आप कुछ उस पर पढ़ के समझ के उस चीज पे टिप्पणी करें तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। अब जब आप ईसीआई के बारे में बात करते हैं, तो इस रीडिंग्स में तो हम आगे जाएंगे ही। मैं आपको एक दो रेफरेंस अपने तरफ से भी बता दूं। क्या मैं आपको दिख पा रहा हूँ? अगर दिख पाऊंगा तो मैं आपको एक किताब भी दिखाऊंगा। दिख रहा हूँ मैं दिग्विजय जी? नहीं नहीं कुंदन जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आपने उस पर जो लिखा है वो सारी चीजें आ रही हैं। तो आप इसी ठीक है। पहला, प्रेजेंटेशन के हिसाब से आगे बढ़े। ठीक है, पहला मैंने लिखा है ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार, बाय मृत्युंजय शर्मा। दूसरी किताब है कितना राज कितना काज। हालांकि ये इनका बहुत सामान्य शैली नहीं है संतोष सिंह जी का। ये एक एडिटर जनरल रह चुके हैं, अभी भी इंडियन एक्सप्रेस में है, और कुछ दिन पहले भी राजनीति विज्ञान विभाग में इनका आना हुआ था और इन्होंने अपनी लेक्चर डिलीवर की थी। लेकिन इनकी एक किताब कितना राज कितना काज हिंदी में अनुवादित होकर अवेलेबल है, मार्केट में उपलब्ध है। अब जब मैं ब्रोकन प्रोमिसेस की बात कर रहा हूँ मृत्युंजय शर्मा जी की, तो वो किताब मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा दूं, ताकि मेरे वार्डरोब में भी रहता है और बुक शेल्फ में भी है। तो ये किताब है। पीछे कई किताबें हैं, अगर आपको इस संदर्भ में और विस्तृत तौर पर थोड़ा बृहद जानना हो, इलेक्शन कमीशन या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पे मोटी किताब है, तो जरूर संपर्क किया जा सकता है। और दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एकेडमिशियन या रिसर्च स्कॉलर टू से, या एज अ टीचर एटलीस्ट। अब मैं वापस आपको उस चीज को दिखा रहा हूँ। ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार जब आप पढ़ लेंगे, मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो आजकल के इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर, उनके मेथड पर और उनके लैप्सेस को लेके इतना हो हल्ला बवाल बवाल मचाते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, यू आर बोर्न इन मॉडर्न सतयुग। आपने उस घोर युग को देखा ही नहीं, जिस समय प्रपंच चल रहे थे, जिस समय इतना लूट मार जी सब कुछ चल रहा था। आप, हाँ जी। जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं मैं उसी में सहमति दे रहा हूँ कि जी हाँ, जिसमें ये होता था कि जीते हुए कैंडिडेट के बक्से से बैलेट निकालकर हारे हुए कैंडिडेट के बक्से में डाले जाते थे और उन्हें जीता हुआ बताया जाता था। मैं तो मानता हूँ कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये बहुत शुभकर होता कि आज की जनरेशन या आज की टेक्नोलॉजी अगर उस टाइम पे होती, तो संभवतः हम ही लोग जेन जी कहला रहे होते, या हम ही लोग बहुत टेक्निकली मॉडर्न हो जाते। लेकिन सबके हिस्से में सब कुछ नहीं आता। तो उस हिसाब से आप बहुत मशहूर वो शायरी भी है, सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। तो आजकल की जो जनरेशन है या हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं चीजों को लेके, कि जैसे दिस इज ब्लंडर, दिस इज सो रॉन्ग हैपनिंग इन इंडिया, दिस इज सो करप्ट, ये इतना पॉलिटिकली चार्ज्ड है या इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशन है। हम कहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे, अब तो जाने का पीछे आप चले जाएंगे 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, या आप कहेंगे कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, और उसके बाद
मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वहां तक नहीं जाना है। उसके बाद मैं बस आजादी या स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूँ, जब सत्ता, when we were supposed to be deemed as the republic, जब हम गणराज्य हो गए, तब की बात ही मैं कर रहा हूँ। गणराज्य का मतलब क्या है? विधिवत आप वोट कर सकते हैं, आप चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। ब्रोकन प्रोमिसेस आपके वो सारे भ्रांतियों को शैटर कर देगा, तोड़ देगा कि अच्छा इतना कुछ हुआ है तो आज तो कुछ नहीं हो रहा। और आज बेशक कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, चीजों की मॉनिटरिंग है, चीजों का सीसीटीवी फुटेज है, चीजों की जिसको आप कहते हैं कि अपडेट्स हैं, मिनट बाय मिनट आपको अपडेट मिलता है। पहले की काउंटिंग और पहले का कंट्रोल रूम से अपडेट आना सीधा परिणाम आना होता था, अपडेट आने में घंटों क्या दिन लग जाते थे। वोटिंग के गणना, मत गणना का नतीजा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पता चलता था, आज आपको एक दिन में पता चलता है। बहुत सारी चीजें हैं बताने को। तो मैं उस डिफेंस मोड में ना आके बस ये बताऊंगा कि अभी तक कैसे चलता आया है, जो प्रेजेंटेशन मोड में दिखाया गया वो कितना आज के समय से उस समय में कितना अंतर है या कितना सेम है। अब मैं आ रहा हूँ रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, देवेश कपूर और पीवी मेहता की किताब से, चैप्टर 10, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टाइटल से आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी बात, वार्तालाप बिल्कुल चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग या भारत का चुनाव आयोग के इर्द गिर्द ही है। यहाँ से अब थोड़ा विद्यार्थी के लिए ज्यादा है समझने को। आप वहां से चलें कि इलेक्शन कमीशन काम कहाँ से करती है। इलेक्शन कमीशन कुछ अलग नहीं करती। कहा जाता है कि आप बहुत एडवांस हो सकते हैं, आप बहुत सुपीरियर हो सकते हैं, बट आप जीन डिफाइन नहीं कर सकते। आप वो अपने पेरेंट्स को परिलक्षित करेंगे, वो आप में आएगा, वो हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी। आप अच्छे से जानते हैं, अनुवांशिक तौर पर आप में वो चीजें आएंगी। तो भारत स्वतंत्र होकर बहुत सारी चीजें अलग नहीं कर रहा था या अलग नहीं हो गया था, पहले की चीजों पर ही आधारित कई काम हो रहे थे, और उसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली चुनाव कराने की। साफ स्पष्ट है, 1947 से लेकर, या पहला चुनाव 1952 से, चुनाव से पहले ही पंडित जी हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो 1947 से लेकर 1989 तक पूरा जो दौर रहा है, एकल कांग्रेस प्रणाली, जिसको कांग्रेस सिस्टम कह लें या वन डोमिनेंस पार्टी कह लें, रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा, पूरी की पूरी कांग्रेस प्रणाली रही। क्या आप मान के चलते हैं कि पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय द प्योरेस्ट फेज में था, शुद्धतम 24 कैरेट में था? कतई नहीं। यही चीजें होती है जब इवेल्युएटिव असेसमेंट आप कर रहे होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बाउंडेशन। आप बाउंडेशन से हटके स्लीपर सेल मत बनिए, किसी भी विचारधारा का स्लीपर सेल बनने की बजाय आप समझने की कोशिश करें कि अच्छा उस समय क्या हो रहा होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली दो एक्ट्स पे काम करती ये है, इंटरेस्टिंग और वो बात दो है। एक्ट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लीपर सेल ऑफ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ये और बच्चों को जानने में जानने में इंटरेस्टिंग होंगे कि ये क्या आप शब्द अब लेकर आए। इस पर कभी बात करेंगे, फिलहाल जो बात हो रही है उस पर आप जो है बिल्कुल कंटिन्यूस बिल्कुल। अपने आप को रखें। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, आरपीए 1950 एंड 51, इलेक्शन कमीशन बेसिकली इन्हीं दो एक्ट्स पे काम करती है। पहला 1950 से जो निकल के आता है वो है गाइडेंस ऑन द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। काम समझिए, जब आप काम समझेंगे तब आप नाम समझेंगे, जब आप नाम समझेंगे तब आप दाम समझेंगे कि कितना मिलता होगा स्लीपर सेल्स को। खैर, तो गाइडेंस ऑन द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पहला काम। और ये काम नहीं है, ये समूचा विषय है, इलेक्टोरल रोल। इसके कई प्रोस कॉन्स मैं आपको बताऊंगा। इलेक्टोरल बाउंड्रीज डिफाइन करना, अगेन इलेक्टोरल बाउंड्रीज नॉट सिटीजनशिप। नागरिकता का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट देखेगी, वो इलेक्शन कमीशन के सीमा से बाहर की बात है। तीसरा काम जो आरपीए 1950 के अंतर्गत करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स। मतदाताओं का योग्यता क्या होगी और एलिजिबिलिटी आधार क्या होगा।
ये डिफाइन करना। ये आरपीए 1950 से ईसीआई को मिल रहा है। आरपीए 1951, इससे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, रेगुलेशन ऑफ पार्टीज, कैंपेन प्रोसेसेस एक्सेट्रा डिफाइन होती हैं। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए या हमारे दर्शकों के लिए, अच्छा, कई हमारे दर्शक टेक्निकल कोर्सेज में हैं जो ह्यूमैनिटीज में नहीं है, या विश्वविद्यालय पठन पाठन अ, पठन पाठन पद्धति में नहीं है, तो कई जॉब में है, जैसा शुरू में आपने परिचय में कहा। उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस तरीके से चीजों को जब समझेंगे तो वो आधार समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन फ्रेम हुई, कितना काम करती है, कितना काम दिया गया है, कितना काम वो कर सकती है। ये जरूरी है। ये नहीं कि रिमोट देख के आपने बता दिया एड्रेस 0 है जी, एक ही नाम 4 जगह है जी। एक ही नाम 5 जगह भी हो सकता है। तेजस्वी यादव उसके उदाहरण है, 2 जगह है ना नाम। तो बात वो नहीं है, बात समझने वाली ये है कि जो लूप होल्स हैं वो लूप होल्स हैं। वो इलेक्शन कमीशन का नहीं, वो आपकी सोसाइटी को परिलक्षित करता है। जैसा मैंने कहा ना कि पेरेंट्स से हटके हेरिडिटरी आप नहीं अलग हो जाएंगे, वो जीन आती है, अनुवांशिक है। तो सोसाइटी जैसा है, उस तरीके की चीजें धीरे 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 आज जाके हम डिमांड करते हैं लाइव फुटेज एंड सीसीटीवी जी। कभी तो ऐसा समय भी था जिस समय आपने वोट दिया नहीं दिया आपके नाम में पड़ गया, वो दूसरी बात है। अब जब मैं कहता हूँ प्रिपरेशन एंड रिजर्वेशन रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1950 का फर्स्ट पॉइंट, इलेक्टोरल रोल कितना बड़ा हो सकता है, आप सोचने वाली बात है। इलेक्टोरल रोल का मतलब एट एंड अबव द एज ऑफ 18, जैसे आप अक्वायर करते हैं यू आर एलिजिबल। वो रोल प्रिपेयर करना अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी कंट्री, मतलब पूरे भारत में 546 अगर अभी करंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो उसका इलेक्टोरल रोल बनाना, इलेक्टोरल बाउंड्रीज डिफाइन करना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पड़ेगी। मैं अगर अभी उत्तम नगर में वीडियो बना रहा हूँ तो एक गली छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक अलग है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक अलग है। आशीष सूद और पवन शर्मा दोनों दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जबकि फासला महज 100 मीटर का है। ये डिफाइन करना कौन कहाँ जाएगा, सीमन क्या होगी, और इसी को फिर जब आप परिसीमन के तौर पे पढ़ते हैं तो वो स्टेट की बाउंड्रीज डिफाइन या स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स को डिफाइन करने वाली बात है। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स, कौन वोट करेंगे कौन नहीं करेंगे। अब ड्यू टू रैपिड सोशलाइजेशन और मोबिलाइजेशन, आप देखते हैं कि थर्ड जेंडर ने भी अपने फ्रेंचाइजी वोट को एक्सरसाइज करना शुरू किया। अब वो एलिजिबल होंगे, उनका पूरा इलेक्टोरल रोल बनेगा, उनको वोटर के तौर पे रजिस्टर किया जाएगा। ये सारी चीजें विधिवत करना कोई आसान काम नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, कि आपकी जो देश का साइज है, आपका जो राष्ट्र की जनसंख्या है, वो भी कोई कम नहीं है जी। तो एक अच्छा खासा आप जनसंख्या समुदाय वाले लोग हैं, तो ये काम कोई हल्का नहीं रहता। आरपीए 1951 को मैं अगर बृहद तौर पे समझाऊं अपने विद्यार्थियों को, तो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, एक समय ऐसा भी था दिग्विजय जी, अगर आप सुन रहे हैं एक्टिवली, जी जी बिल्कुल, मैं आपकी एक एक बात पर गौर कर रहा हूँ। एक समय ऐसा भी था कि 500 रुपये महज हुआ करते थे जमानती राशि, और 500 रुपये में और आप मर्जी हुई चलो जी जमा करते हैं, इलेक्शन लड़के देखते हैं कि हम कितने पॉपुलर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में। इसी इस से तरीके इसी की से एक्सरसाइज चल रही थी। इसी से जुड़ा हुआ है आपको एक और जो स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि इस बार डूसू के इलेक्शन में जो स्टूडेंट कैंडिडेट होंगे, जो 4 पोस्टों पर लड़ते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी पर, उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जो वो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे उसके अलावा उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ध्यान दे लीजिए, तो एक सोचिए कि कितना परिवर्तन आ गया। मतलब जिस विद्यार्थी के पास 1 लाख रुपए नहीं है बॉन्ड भरने के लिए, वो डूसू का इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है 4 पोस्ट पर। आपकी आवाज कट रही है दिग्विजय जी। अब मैं ये कह रहा था कि डूसू का जो इलेक्शन हो रहे जा रहा है इस बार, जो नॉमिनेशन करेंगे कैंडिडेट, सिक्योरिटी अमाउंट के अलावा उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 लाख रुपए का बॉन्ड भर रहे हैं गुड। और
1 लाख रुपए नहीं है आपके पास किसी विद्यार्थी के पास, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। जी। और मैं आपकी बात को विद्यार्थियों के लिए एक एमसीक्यू के तौर पे ऐड कर दूं कि ये सारी चीजें तब जब लिंगडो कमिटी ने रिपोर्ट दे दी थी और वो लागू हो गया था। ये लिंगडो जब थे आपके सीईसी हमारे देश के 2001-2 की बात है। चुनाव गुजरात में होने थे और मोदी सरकार ने मतलब सीएम मोदी ने वहां रिक्वेस्ट किया था कि अर्ली चुनाव करा लेते हैं, दंगे अभी अभी हुए थे तो उन्होंने सोचा था कि अर्ली चुनाव नहीं हुआ था। तो ऐसा भी रहा है कि चुनाव आयुक्त को आपने सर्वे सर्वा माना है जब आप विपक्ष में हैं, और जब आप मान रहे हैं तब तो ठीक है। जब आप सरकार में आ जाते हैं और चीजें विपक्ष के हिसाब से नहीं चल रही होती है तो विपक्ष को लगता है ये तो सरकार ही हाईजैक है। ये चीजें थोड़ी मुझे समझ में अभी तक नहीं आती हैं कि आप इंस्टीट्यूशन को सवाल ना करें। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को टच कर रहा हूँ। और अब मैं बात कर रहा था एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की, जब 500 रुपए देके आप चुनाव लड़ लेते थे। ऐसे हजारों हजार चुनाव, हजारों हजार लोग चुनाव लड़ ले लेते थे। और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स तो पूछिए मत कितने होते थे। अब इसको मैं विश्वविद्यालय वाली विषय वस्तु से अगर जोड़ूं दिग्विजय जी, तो आप रिवैल्यूएशन का जो कॉस्ट इन्होंने तय किया है, मूल्य तय किया है, वो 1000 रुपए है। अगर ये 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, तो हम हर पेपर का रिवैल्यूएशन डाल देंगे। समझ रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ हाँ जी कुंदन जी, मैं समझ रहा हूँ और ये सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है और वो एक पॉइंट पे रखा जाता है। वही जो आप सही कह रहे हैं, 10 रुपए होगा तो सब लोग डाल देंगे, तो और वो एक और अलग। इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए 500 से 10,000 किया गया था 1997 में। फिर से सोच लीजिए सरकार किसकी रही होगी। तो बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे ही नहीं, राजनीति जो शेप ले रही होती है और जो बदलाव हो रहा होता है वो एक दिन का नहीं हो रहा होता है। आरपीए कोई बीजेपी नहीं बना रही होती है, पूरे देश के लिए बन रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बन रहा होता है। रेगुलेशन ऑफ पार्टीज, एक एक राज्य में राज्य की पार्टियां तो पूछिए मत कितनी हैं। और अ, अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में कहूँ तो कुरमुत्ते की तरह आजकल इतनी पार्टियां उभर के आ रही हैं। उनको रेगुलेट करना, चुनाव चिन्ह क्या होगा, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, किसको कब देना है, कितने लोगों की पार्टी होगी, वो पार्टी क्या कर रही है, क्या राष्ट्र की समता, एकता, राष्ट्र के समन्वय की बात कर रही है या कम्युनल है। बहुत सारी बातों का कंसिडरेशन करके फिर पार्टीज को डिफाइन करना, स्टेट अनरजिस्टर्ड, ऑब्वियसली नेशनल, स्टेट एंड अनरजिस्टर्ड पार्टीज। ये सारी चीजें समझने के बाद कैंपेन प्रोसेस पे आइए आप। कैंपेन प्रोसेस को रोकना, संभालना, कौन स्टार कैंपेनर होगा, कितने खर्च होंगे, ये सब बात मैं आरपीए के थ्रू आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन के मैं फंक्शंस को बता रहा हूँ, फंक्शनरीज तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब ऐसी एक बदलाव जो टीएन सेशन के समय पे हो रहा है, और वो 1990s का दौर है, 96 तक ये रहे हैं। और पहली बार जब ये बन रहे हैं तो सबसे पहले टीएन सेशन जब बनते हैं तो सबसे पहले दिक्कत किनको होती है? आज के प्रेजेंटर के पिताजी, श्री दिवंगत श्री राजीव गांधी जी की। हालांकि दिवंगत के साथ श्री नहीं लगता है, मैं ये भी अपनी भूल स्वीकार कर लूं। दिवंगत राजीव गांधी जी, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को विरोध किया कि टीएन शेषान अपने हद से बाहर जाके काम कर रहे हैं, जबकि राष्ट्र के लिए तो बहुत जरूरी काम कर रहे थे। वो तो वही चीजें तय कर रहे थे जो और स्वच्छ बनाता और शुद्ध बनाता पूरे चुनावी प्रक्रिया को, चुनावी राजनीतिक दलों को। लेकिन पता नहीं उनको कुछ रहा होगा कि नहीं, शायद हमारा कुछ शक्ति या हमारा कुछ इसमें नहीं नहीं, हमारा कुछ कुंदन जी, इसमें सिर्फ यही होता है कि हम ये किसी को नियुक्त करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हम जो जो कहें वो वही वही करे, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट पर आता है वो सोचता है, उसे पोस्ट की इम्पोर्टेंस और पोस्ट की शक्तियां पता चलती हैं, तो वो उसी तरीके से कठपुतली की तरह काम करना नहीं चाहते हैं।
इसके बहुत सारे देश की राजनीति में उदाहरण है। उदाहरण हम अगर बड़े उदाहरणों से शुरू करें तो सबसे पहले हम श्रीमती इंदिरा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं कि उन्हें सिंडिकेट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया ही इसलिए था कि उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे और कहते थे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा इनसे करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड को जो है थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जी। तो मैं इसलिए इंदिरा गांधी जी का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ दिग्विजय जी, क्योंकि उनका तो एक काल ही बड़ा काला स्वर्णिम काल है, आपको पता है। वो तो बिल्कुल संविधान हत्या दिवस ही है वो। और वो एक काल जो है उसको तो लोग पढ़े अलग से, वो एक अलग चीज है। मैं बस इलेक्शन पे आ रहा हूँ। और इंदिरा गांधी के केस में इलेक्शन से बेहतर और क्या उदाहरण होगा, जब राजनारायण सिंह ने केस करके ही उनको मजबूर कर दिया कि लो, अब तुम आपातकाल लगाए बिना बच नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? तो ये तो खूबसूरती आप न्यायालय की कह लें और सुप्रीम कोर्ट की कह लें कि राजनारायण सिंह केस में वो फिर हार के बौखला के जो भी हुआ उसके बाद तो इतिहास है भारत का। मैं कह रहा हूँ अपीयर सेशन का एक बड़ा फेमस कोट उस समय वायरल हुआ था। आई टेक पॉलिटिशियंस फॉर माई ब्रेकफास्ट। और वो जब ये बात कह रहे थे तो उसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस तरीके से गया कि मैं राजनेताओं को नाश्ते के तौर पे खाता हूँ। अब ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और टसल हो रहा था उस समय के राजनेताओं के साथ। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने वाले थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आज लोगों को नॉर्मल लगेगा, उस समय के लिए तो बहुत आप कहते हैं ना कि कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज। वो रिवॉल्यूशनरी चेंज था मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। क्या था ये? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सारे पार्टीज को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जमा करना होता था सीईसी के पास। क्या बुरा था? कोई बुरा नहीं था, लेकिन बहुत समय लगा। ईवीएम जो हम सुन रहे हैं, ईवीएम 1982 में एक बार ट्राई किया गया, उसको डिसअलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आपको जान के हैरानी होगी। 1982 में इसको एक्सपेरिमेंट जब किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में 84 तक आते आते इसको बैन कर दिया कि यू कैन नॉट यूज ईवीएम्स। अब बताएं इसमें किसका इंटरफेरेंस रहा होगा? आज ईवीएम्स नॉर्म है, और आज जब ईवीएम नॉर्म है तो उसमें 10 तरीके की जी हम रिगिंग रिगिंग की बात करते हैं, माल फंक्शनिंग की बात करते हैं, करप्शन की जी बात करते हैं। जब जी ईवीएम जी शुरू हुआ था तो 1982 84 आप काल उठा लें, मुझे तो नहीं दिखता कि आज की सरकार उस समय थी। लेकिन फिर ये शुरू होता है 2003 में। जी और 2003 से पहले जो मैं आपको बता रहा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पहली बार 1960 में जब इसको ऑल इंडिया लेवल पे शुरू किया गया, 22 साल लग गए पूरे पार्टीज को एक्सेप्ट करने में दिग्विजय जी। क्यों? जी मैं जी तो जी यही जानना चाहता हूँ ना कि ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। ये तो कुछ ऐसा भी बाइंडिंग नहीं था कि हम आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बस ये था कि आप प्रचार इतने घंटे पहले खत्म कर देंगे, आप इतना खर्च नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगाए गए, जनरल ऑब्जर्वर्स लगाए गए। उनको कहा गया आप अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन समेत दें, दल विरोधी कानून वगैरह चीजें, कई चीजें टीएन सेशन लेके आना चाह रहे थे अपने कार्यकाल के दरमियान। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आने में 22 साल लगे। और उस 22 साल, वही बात है कि जब तक तैयारी नहीं हो जाती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जल्दी अग्री नहीं करती उसी चीजों पर। और वही हुआ। 22 साल में जब वो अपना सारा साठ घाट कंप्लीट कर लिए तो उन्होंने एमसीसी को मुहर लगा दी। एमसीसी में भी कई चीजें ऐसी हैं जो आज तक लागू नहीं है, या आप कहें प्रैक्टिकल यूज में नहीं है। तो क्या इसके लिए आज आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट को दोषी मानेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते। ये तो वही हुआ कि आज चोरी हो रही है तो हम चिंपैंजी को गलत ठहरा दें कि वही हरकत करते थे, नकल वाला ये वो करने का। वो आप सुपीरियर हो चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। आप एज अ सोसाइटी बात कीजिए कि हम कितना प्रोग्रेसिव हैं, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना हमारा थॉट कितना आगे जा रहा है। आप किसी एक स्टेक होल्डर को पकड़ के इन चीजों पे मत पकड़िए। पूरा 1980 से 1990 का दौर पूरा पॉलिटिक्स ऑफ टर्मोइल है। क्यों है? क्योंकि इस समय उथल पुथल मच रही है और टसल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज का। और पॉलिटिकल पार्टी जब मैं कह रहा हूं तो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर कह रहा हूं। और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर जब मैं कह रहा हूं तो लोग इससे चिन्हित कर लें कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर कौन था। हालांकि 1947 से या 1952 से 1989 तक का पूरा दौर वन डोमिनेंस रहा है, पूरा एक जी फेज रहा है, कांग्रेस सिस्टम रही है। तो पूरी चीजें तो वहीं से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी। तो
हमें जो है कि हम अगर इलेक्शन कमीशन के ही कार्यों पर अगर आज हम फोकस करें, बिकॉज देखिए जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंडल्ज तो करते ही हैं, लेकिन विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि हमें जो है इलेक्शन जी कमीशन हाँ। पर ही फोकस होकर पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ठीक है, विद्यार्थियों की भी एक सीमा है। अब मैं बहुत शॉर्टली इसको निपटाऊं कि देखिए इलेक्शन कमीशन काम किस तरीके से करती है। हमें लगता है कि शेर व शायरी चल रही है, ये शेर पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा जवाब दे रहे हैं, मजाक चुटकुला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन कोई अकेला काम नहीं कर रहा होता। इट इज लाइक अगेन सेइंग दैट वीसी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस दैट एन इंस्टीट्यूशन ऑब्टेन्स। ऐसा नहीं होता, अचीव्स, ऐसा नहीं होता। पूरा स्टेक होल्डर उसमें टीचर का है, स्टूडेंट का है, स्टाफ का है, एम्प्लॉयज का है, नॉन टीचिंग स्टाफ का है, सब लोग हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आप शुरू ऊपर से चलें, पद सोपान देखें, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंडर दो ईसी, ये भी कब जाके नॉर्मल हो रहा है? 1989 के बाद तीन ईसी आए हैं। अदरवाइज ये नॉर्म बहुत दिन तक, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कब तक ये शुरू से एकल सीईसी वाला पोस्ट रहा, फिर तीन हुआ, फिर बीच में कई बार पांच होने की कोशिश की गई। और मजे की बात यह थी विजय जी कि टीएन शेषन के कार्यकाल से ठीक पहले शास्त्री कोई थे जो सीईसी थे, और जैसे ही राजीव गांधी बनते हैं पहली दफा दो इलेक्शन कमिश्नर वही नियुक्त करते हैं टू चेक ऑन द पावर्स ऑफ दैट सीईसी। सोच लीजिए आप, मतलब सीसी काम अकेले तौर पे अच्छा नहीं कर रही थी, तो राजीव गांधी ने दो ईसी जो नियुक्त किए, पहली बार भारतीय चुनाव इतिहास में वो राजीव गांधी के नाम का। अब चाहे वो विकास के लिए रहा हो या जी चाहे वो प्रगति के लिए रहा जी हो, जी, जैसा चेक भी एंड रहा हो। बैलेंस के लिए बनाया होगा। द सो कॉल्ड। और आज जब वो चेक एंड बैलेंस होता है तो इनको लगता है हर जगह इंटरफेरेंस है। खैर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ दो ईसीज होते हैं, फिर उसके बाद हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें मूलतः वहाँ के तहसीलदार कह लें आप या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लें, डीएम कह लें, उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर का भी पदभार दिया जाता है। फिर इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं। इतने ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, हजारों हजार लोग। आप सुनते होंगे चुनाव एक पर्व होता है भारत में, सारी चीजें बंद हो जाती हैं और सिर्फ चुनाव चल रहा होता है, पूरी की पूरी शक्ति ईसीआई में इन्वेस्ट हो जाती है। तो इनका दायित्व भी बढ़ता है, इनका कद भी बढ़ता है और इनकी शक्ति भी बढ़ जाती है। तो सारे कर्मचारी कह लें, शिक्षक कह लें, सब मिलजुल कर ये काम कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वर्स जनरल और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स नियुक्त होते हैं। जनरल जो है पोलिंग और कंडक्ट को देखता है, एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंसेस को देखता है। जब इतनी चीजें चल रही हैं तो फिर अचानक से बोगस वोटिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको साझा किया है ना, आप यहाँ पे दिखाइएगा कि उनके एक प्रमुख जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर 240 पे रुकने का क्या बात बनती थी, 350 तक ले जाते। खैर, जी जी जी। अब ये 1970 में ईसीआई को मल्टी मेंबर कमीशन बनाने की आवाज तेज हुई, 1970 के दशक में। अब आप देखें कि कब से कब ईसीआई जो है, 25 जनवरी 50 से जब हम गणराज्य बनते हैं 26 जनवरी को, तब से लेकर 15 अक्टूबर 89 तक एक ही सीईसी होते थे। 16 अक्टूबर 89 से जो मैंने आपको कहा, वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने दो और ऐड करके कि नहीं, मैं तो तभी रहूंगा जब हमारे अपने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उन्होंने नियुक्त करके फिर 1 जनवरी 1990 तक तीन मेंबर बॉडी चला। फिर 90 से 93 आप देखिए फिर वन हो गया, और फिर उसके बाद 93 ऑनवर्ड्स आप देखते हैं सीईसी प्लस टू ईसी। अगेन ये ट्रेंड था, ये जिसको आप कहते हैं ना प्रचलन में था, कन्वेंशन था, दिस वाज नॉट अ लॉ। ये लॉ 1997 में जाके बना है, जैसा आपने बताया ना कि 2023 में नियुक्ति का लॉ बना है कि कौन नियुक्त करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। वो लॉ 23 में बना है, वैसे 97 में जाके ये चीज फिक्स कर दी गई कि अब जो है सीईसी प्लस 2 होगा। लेकिन फिर कोई डाई हार्ड, अभी भी इस पे कोई नियम नहीं है कि ये बदला नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय पे दो और जोड़कर पांच बनाने की कोशिश की थी। 2009 का दौर एक बड़ा टसल वाला दौर था, जिस समय चावला चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उन्होंने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है, हम बाद में अपने दर्शकों से या स्टूडेंट से साझा करेंगे। लेकिन इतना
अभी तक आप ब्रीफ में समझते जाएं कि किस तरीके से चुनाव आयोग का काम होता है और क्या काम होता है। उनका एड्रेस सिर्फ नापने और बताने बनाने का काम नहीं होता। आप देखें 1952 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2000 हैं लगभग। 2019 में, क्योंकि ये डेटा 2014 तक है तो मैंने और जोड़ के आपके लिए प्रस्तुत किया है। 1996 में आप देखिए कितने कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, 12,000 13,000। फिर जब 500 से 10,000 किया गया जमानती राशि तो 1998 में देखिए 4,000 पे आके रुके। देख रहे हैं आप, ऐसे ही चीजें बदलती हैं, ऐसे ही बदलाव होता है। 2024 और 19 आते आते 8,039 और 8,346 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे। जी। इसी बनस्पत में आप देखेंगे कि कितने इलेक्टर्स हुआ करते थे, कितनी साइज होती थी मतदाताओं की। तो 1952 में आप देखते हैं कुल मिलाकर 10 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ के लगभग में है ये। अ, आप देखेंगे इस आंकड़े में 200 मिलियंस के लगभग में है, मतलब 20 करोड़ लगभग में होता था। अब आप देखिए 2019 में ये 89 करोड़ तक गया है, 90 कहूंगा तो ज्यादा गलती नहीं होगी। 2024 में लगभग 97 करोड़ तक का ये इलेक्टोरेट गया है। अब इतने लोगों को मॉनिटर करना अलग अलग फेज में, मैं तो कहता हूँ कि कल को इनके लिए एक फूड फॉर थॉट या क्रिटिसिज्म मिल जाएगा कि अजी एक ही चरण में क्यों नहीं करा लेते। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। इतना सब कुछ यंत्र है आपके साथ, अब तो ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो एक ही चरण में क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, ये तो सरकार बैठी हुई है जी फाइल पे, सरकार बैठी हुई है पैसों पर, ऐसा भी हो सकता है। अब आप इस लाइन को पढ़ें, आप खुद पढ़ें एक बार दिग्विजय जी। दिस प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिपेंडिंग was on balance a profoundly positive development। हालांकि कितने टसल के बाद आ रहा होगा, और हम्म। आपको और दर्शकों को, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि उस समय किसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइट कर रहे होंगे, जबकि क्लियर कट रूल लॉ भी नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए या इसी के नियुक्ति के लिए। पढ़िए, yet at the same time this democratic depending also produced many suboptimal outcomes। Number two, it proved especially vexing for India's election guardians, criminalization of politics and the increasing role of money in elections। अब ये क्या किसी सरकार का विषय है, ये समाज का विषय है। मैं यही खींच के अपने विद्यार्थियों को लाना चाहता हूँ कि राजनीति में ना पढ़कर आप समाज शास्त्र में घुसें। समाज को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तब आप समझेंगे कि वो बूथ कैप्चरिंग भी कभी एक हकीकत हुआ करता था, और बहुत पहले की बात नहीं है। मैंने वही किताब आपको दिखाई है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आई ओपनर के तौर पे काम करेगा वो। और बिहार से आने पे इतना तो अनुभव रहता ही है कि क्या चला है और क्या हुआ है, बिना गए भी वोट पड़ जाना। और आज जब इतनी सख्ती में भी इलेक्शन होता है तो आप 4-5 एड्रेस, 5-6 नाम, रिपीट वोटर्स, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मसला नहीं है। और ये बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन भी नहीं ला देगा देश के पूरे जनतांत्रिक इतिहास में, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये धीरे मैं धीरे। मैं बाकियों को ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार का नाम आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और पूरे देश की जो नज़र है और मीडिया वहाँ पहुंची हुई है। तो इसलिए बिहार से बहुत सारी चीजें और सूचनाएं आपको निरंतर मिलती रहेंगी।